Hello and welcome everyone to Busynomics. So, in the lecture series of business environment, today we will talk about the capitalism economic system, and it is also known as the capitalist economic system, right? So, previously we have covered the types of business environment, the factors which affect the business environment. So, if you have missed that videos, so just go to the playlist and watch them. Okay, so let's begin with this. तो सबसे पहले देखते हैं हम कि इकोनॉमिक सिस्टम्स कितने तरह के होते हैं. बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स. वन इज कैपिटलिज्म, अदर इज सोशलिज्म एंड वी हैव द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, राइट, जिसको हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं, एंड मिक्स्ड इज एज यूजुअल. ओके, नाउ सो लेट्स टॉक अबाउट द कैपिटलिज्म और कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम. Capitalism is basically an economic system which is based on the private ownership of the means of production and their operation for profit. Capitalism एक ऐसा economic system है जो कि private ownership पे based होता है. Like जो factors of production है, जो means of production है, उनकी ownership और control किसके पास है? Private owners के पास. जो operations करने हैं, जो business operation है, उन सभी का कंट्रोल पूरी तरह से किसके पास है? प्राइवेट ओनर्स के पास. इसीलिए हम कहते हैं इस सिस्टम को कैपिटलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम. ठीक है. दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और फ्री मार्केट इकोनॉमी. सो एक नई बात और आपको ध्यान रखनी है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम को हम फ्री मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं. थर्ड पॉइंट इज दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी इन्वॉल्व्स नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस. कैपिटलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम में क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनरशिप और कंट्रोल, किस तरह से ऑपरेट करना है, किस तरह से यूज़ करना है, ये सारे ही डिसीजन लेने की पावर है प्राइवेट ओनर्स के पास में. दे आर हैविंग ऑल द पावर्स टू यूज़ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. सो देयर इज लीस्ट और नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन द कैपिटलिज्म इकोनॉमी. There are many developing countries and the developed nations which follow the capitalist economic system like Germany, US, etc. Further on, we will discuss the examples as well. Okay, so coming towards the next slide. Next point is the production task of capitalist economy is completely controlled by firms and industries and which are owned by the private owners, right? The market mechanism, decision-making process, the means of production carried out for the supply of products in the market are owned by the private organizations. So you can see कि जितने भी प्रोसेस हैं, चाहे वो मार्केट मैकेनिज्म हो, चाहे वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो, या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को किस तरह यूज़ करना है, सप्लाई किस तरह का करना है मार्केट में, ये सारे ही डिसीजन प्राइवेट ओनर्स की तरफ से लिए जाते हैं कैपिटलिज्म इकोनॉमी में. ठीक है. इन द वर्ड्स ऑफ लूकस फूड्स, capitalism is an economic system or is a system of economic organization featured by private ownership and the use for private profit of man-made and nature-made capital. तो यूज़ भी हम किस लिए करते हैं? प्रॉफिट के लिए, प्राइवेट प्रॉफिट के लिए मैन मेड और नेचर मेड कैपिटल का यूज़ किया जाता है बाय द प्राइवेट ओनर्स अंडर द कैपिटलिज्म और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. सो आई होप कि कैपिटलिज्म या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की डेफिनेशन आपको अभी तक क्लियर हो गई होगी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एग्जांपल्स. सो हियर वी हैव सम एग्जांपल्स ऑफ कैपिटलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम लाइक यूएस, यूके, जर्मनी, जापान, मैक्सिको, सिंगापुर. ये सारे एग्जांपल्स हैं कैपिटलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम के. हमारे पास और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं बट आई हैव मेंशन्ड फ्यू ऑफ देम हियर. ओके, तो ये एग्जांपल्स को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा. एग्जाम में कभी पूछा जा सकता है कि आप एग्जाम्पल्स लिखिए कैपिटलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम के. ठीक है. अब बात करते हैं हम कैपिटलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम के फीचर्स की. पहला फीचर है प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड फ्रीडम ऑफ ओनरशिप. तो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है और ओनरशिप की फ्रीडम है. कैपिटलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ही है केवल इसी पॉइंट पे कि वहाँ पे प्राइवेट ओनर्स हैं, उनके पास अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनके ओनर वो खुद हैं, उनके पास फ्रीडम है ओनरशिप की. दे कैन ओन द प्रॉपर्टीज, दे कैन ओन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड दे कैन टेक डिसीजंस रिगार्डिंग देयर यूज. ओके. सेकेंड पॉइंट पे हम आए तो प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन, जो पूरी ओवरऑल इकोनॉमी रन करती है ना कैपिटलिज्म में, उनका एक ही अल्टीमेट एम होता है एंड दैट इज टू अर्न द प्रॉफिट. ओके. नेक्स्ट इज प्राइस मैकेनिज्म. जो प्राइस मैकेनिज्म की यहाँ पे बात हो रही है, ये कहता है कि जो भी आपका प्राइस सेटअप होगा,
किसी भी प्रोडक्ट का या सर्विस का, ये किस तरह से होता है, मार्केट फोर्सेस से, ठीक है। तो मार्केट के फोर्सेस जो रहेंगे, डिमांड एंड सप्लाई, उनके अकॉर्डिंग जो है वो प्राइस मैकेनिज्म रन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कंपटीशन। तो कंपटीशन बहुत हाई होता है कैपिटलिज्म इकोनॉमी में इन कंपैरिजन ऑफ द अदर इकोनॉमिक सिस्टम्स, बिकॉज यहाँ पे हर एक ओनर, जो हर एक एंटरप्राइज का ओनर है, वो क्या चाहता है कि वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करें, वो अपना कंज्यूमर बेस इंक्रीज करें, ठीक है। जब कंज्यूमर्स इंक्रीज होंगे, आपके प्रोडक्ट के और सर्विसेज के यूज़र्स इंक्रीज होंगे, तभी तो ज़्यादा आपकी सेल होगी और ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो यही चाहते हैं हर कोई, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो सब चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें, इसलिए वो नई नई चीज़ों को ट्राई करते हैं, नए इनोवेशंस करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स में कुछ नया ऐड ऑन करते हैं, सर्विसेज में कुछ नए फीचर्स देते हैं। तो इस तरह से वी कैन से कि देयर इज़ लॉट ऑफ कंपटीशन अंडर द कैपिटलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज कंज्यूमर सॉवरेनिटी। तो कंज्यूमर सॉवरेनिटी इज अ न्यू टर्म फॉर यू ऑल, आई थिंक, बट इट इज़ वेरी सिंपल। सी, कंज्यूमर सॉवरेनिटी इज व्हाट, कि जब कंज्यूमर को ये फ्रीडम होती है कि उसे कौन से प्रोडक्ट को यूज़ करना है, कौन से प्रोडक्ट को चूज़ करना है और किसे नहीं करना है। When the consumer is having freedom regarding the choice of product, that is simply the consumer sovereignty, ठीक है। Because under the capitalism, consumer is having number of the options, कंपटीशन इतना ज़्यादा है, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग आपके सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो बहुत सारे सर्विसेज को दे रहे हैं, ठीक है, और क्वालिटी सर्विसेज तो दे रहे हैं। सो इन दैट वे द कंज्यूमर इज एक्चुअली हैविंग द कंज्यूमर सॉवरेनिटी, उनके पास चॉइस होती है, दे हैव द n number of the options and they can easily choose among them. Okay, so the next is merits of capitalism. फीचर्स के बाद में थोड़ा मेरिट्स की बात कर लेते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड विशेज ऑफ कंज्यूमर। ओके, तो कैपिटलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम का सबसे पहला मेरिट यही है कि जो भी कंज्यूमर की विश होती है, जो कंज्यूमर की डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन कैरी ऑन, उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्शन होता है। बिकॉज जितने भी आपके प्लेयर्स हैं, जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं, उन सभी को अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना है, और प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने के लिए दे हैव टू सेटिस्फाई देयर कंज्यूमर्स। ओके, सो इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी द कंज्यूमर नीड्स एंड विशेस आर द अपर मोस्ट इन द माइंड ऑफ द प्रोड्यूसर्स। जो कंज्यूमर के नीड्स और विशेज होती हैं, दे आर हैविंग द अपर मोस्ट पोजिशन and they always try to produce goods according to the taste and liking of the customer, ठीक है। हमेशा क्या होता है, कोशिश ये रहती है प्रोड्यूसर्स की कि वो ऐसे गुड्स को प्रोड्यूस करें जो कि कंज्यूमर के टेस्ट और लाइकिंग के अकॉर्डिंग हो। जैसे आपने मार्केटिंग का कंसेप्ट पढ़ा होगा, तो एक हम लोग स्लाइड डिफरेंस पढ़ते हैं मार्केटिंग और सेलिंग का। ओके, तो एक कंसेप्ट हमारा क्या कहता था कि सेलिंग का कंसेप्ट क्या है, वी डोंट हैव टू कंसिडर द नीड ऑफ द कंज्यूमर, but under the marketing concept, producers have to identify the needs of the consumer and they have to design their product in such a way so that they can satisfy their consumer, right? So the same is applicable here also, ठीक है। कैपिटलिज्म इकोनॉमी में कंज्यूमर के अकॉर्डिंग, उसके टेस्ट और लाइकिंग के अकॉर्डिंग गुड्स को प्रोड्यूस करना है, जिससे कि कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करे, वो दूसरों को रिकमेंड भी करे, आपका कंज्यूमर बेस भी बढ़े, आपका प्रॉफिट भी बढ़े और आपका मार्केट शेयर भी बढ़े, ठीक है। एंड दिस लीड्स टू मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर एज ऑब्टेन फ्रॉम हिज एक्सपेंडिचर ऑन द नीडेड गुड्स। Okay, the next point is there is complete freedom of choice in a capitalist economy. कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में देयर इज कंप्लीट फ्रीडम ऑफ चॉइस। और फ्रीडम ऑफ चॉइस का मतलब क्या है यहाँ पे, द इकोनॉमिक फ्रीडम एक्चुअली मीन्स द फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज एंड चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन, कि आप जिस तरह का भी बिजनेस चाहें आप स्टार्ट कर सकते हैं, जो भी आप लैंड चाहें आप उसको लाइक यू कैन परचेज, यू कैन बी द ओनर ऑफ दैट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। आप जिस तरह का भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहें कर सकते हैं। तो लाइक देयर इज़ यू नो ओवरऑल फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम, ठीक है। आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, आपको कहाँ पे से कैपिटल फॉर्मेशन करना है, क्या करना है, ये सारे डिसीजन खुद प्राइवेट ओनर्स के पास थे। So this leads to the automatic channelization of the country's manpower resources in different vocations, and
Further, there is the freedom of contract which ensures smooth and flexible functioning of the different production unit. ठीक है, लोगों को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है कि आप इस तरह का काम करिए, आप ऐसे करिए, ये बिजनेस नहीं करो, वो करो, तो खुद ही क्योंकि उनको प्रॉफिट अर्न करना है, दे नो कि बेस्ट डिसीजन उनके लिए क्या होगा, एंड दे हैव द फ्रीडम फॉर दैट ऑल्सो. Okay, so the next point under the merits of capitalism is optimum utilization of resources available. यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज का क्या मतलब है कि आप बेस्ट वे में यूज़ कर सकें और जो वेस्टेज है उसको आप मिनिमाइज कर सकें. व्हेन यू एक्चुअली मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज, दैट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज. So there is keen competition among the producers and entrepreneurs to produce and sell the goods, and every producer and entrepreneur tries to use the productive resources in the most economical manner in order to make the maximum profit. अभी क्या होगा कि जब आप इस तरह से अपने रिसोर्सेज को यूज़ करोगे कि आपका वेस्टेज जो है वो मिनिमम हो रहा है, सो इन दैट केस आपका कॉस्ट कटिंग हो रहा है, कहीं ना कहीं आपका कॉस्ट सेव हो रहा है. अगर जितना ज़्यादा आपका वेस्टेज होगा, आपका जो प्रोडक्ट को बनाने का कॉस्ट है वो उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना कम वेस्टेज होगा प्रोडक्ट को बनाने का कॉस्ट उतना ही कम होगा और आपका प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा होगा. ठीक है, सो क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है तो हर प्रोड्यूसर ये कोशिश करता है, हर एंटरप्रेन्योर की कोशिश ये रहती है कि हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें और जो हमारी कॉस्ट आ रही है इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट वो मिनिमम हो. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अंडर द मेरिट ऑफ कैपिटलिज्म एफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस. ठीक है, ड्यू टू कॉम्पिटिशन एवरी एंटरप्रेन्योर ट्राइज टू प्रोड्यूस गुड्स एट द लोवेस्ट कॉस्ट एंड ऑफ अ ड्यूरेबल नेचर. हर कोई एंटरप्रेन्योर क्या करता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, अगर आप अच्छा प्रोडक्ट नहीं दोगे, आप ड्यूरेबल प्रोडक्ट नहीं हो दोगे, तो कंज्यूमर तुरंत स्विच कर जाएगा दूसरे प्रोडक्ट की तरफ, बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ द ऑप्शंस अवेलेबल. हमने पढ़ा ही फीचर्स में कि कंज्यूमर्स ऑपरेचुनिटी अवेलेबल होती है भाई यहाँ कैपिटलिज्म में. तो इफ़ यू विल नॉट प्रोवाइड अप टू द मार्क प्रोडक्ट, सो योर कंज्यूमर विल ईजिली स्विच. सो कंपटीशन होने की वजह से हर एंटरप्रेन्योर ट्राई करेगा कि वो गुड्स को लोवेस्ट कॉस्ट पे बनाए और ड्यूरेबल नेचर की हो उसकी गुड्स. Entrepreneurs also try to find out superior techniques of producing the goods consumer get the highest quality good at the least possible cost, because the producers are always busy in making their production methods more and more efficient. तो क्या और कोशिश करेंगे कि वो नई टेक्नोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस कर सकें, इस तरह की सुपीरियर टेक्निक को यूज़ करें जिससे उनका वेस्टेज कम हो, उनका कॉस्ट कम हो, उनके जो गुड्स की क्वालिटी है वो और इन्हांस हो सके और बेटर हो सके. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज वेराइटीज़ ऑफ कंज्यूमर गुड. बहुत सारे कंज्यूमर गुड्स अवेलेबल हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं. ठीक है, जितने भी लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो इसलिए आपको वेराइटी ऑफ द गुड्स अवेलेबल होते हैं इन द नंबर ऑफ द शेप्स, डिज़ाइन, साइज, कलर्स, पैकिंग एक्सेट्रा. तो इस तरह का कंपटीशन चलता रहता है कि कौन बेटर डिज़ाइन दे सकता है, किस में वेरिएंट्स ज़्यादा है, किसकी पैकेजिंग अच्छी है, किसकी क्वालिटी. तो बहुत सारे ज़्यादा कंपटीशन होने की वजह से बहुत वैरायटी ऑफ गुड्स अवेलेबल होती हैं. Consumers therefore get a good deal of variety of the same product and they need not to be given limited choice. Free market economy offers variety of consumer goods. It actually encourages the entrepreneur to take the risk, because by taking risk they can make the higher profits. Okay, and higher the risk, greater the profit. Like this is the perfect फॉर्मूला कि जितना ही ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा. सो दे ऑल्सो मेक इनोवेशंस इन ऑर्डर टू कट देयर कॉस्ट एंड मिनिमाइज देयर प्रॉफिट. हमेशा इनोवेशन पे फोकस करते हैं जिससे कि कॉस्ट कटिंग हो सके, प्रॉफिट आपका कॉस्ट कम आए, प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके, एंड हेंस द कैपिटलिज्म ब्रिंग्स अबाउट द ग्रेट टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इन द कंट्री. राइट, ओके, द नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स बेस्ट एटमॉस्फेयर फॉर इन्वेंशन. सो जो आपका ये पॉइंट है क्लियर हो गया होगा कि कंपटीशन इतना ज़्यादा होता है कि हमेशा कुछ नया करने की कोशिश रहती है एंटरप्रेन्योर्स में, प्रोड्यूसर्स में. सो ऑलवेज लाइक दे आर, दिस इज़ अ काइंड ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम विच प्रोवाइड्स द बेस्ट एटमॉस्फेयर फॉर द इनोवेशन. Entrepreneur always try on the lookout for new ideas to be applied to production. They try to beat each other in innovations. वो हमेशा एक दूसरे को बीट करने की कोशिश करते हैं इनोवेशन में, जिससे कि वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकें. And this leads to rapid expansion, greater employment and income.
Investors are suitably rewarded by their royalties through the copyright, and similarly innovators enjoy the benefit of their research through the system of patent and the trademark. तो जो कुछ भी नया करते हैं, जो इनोवेशन करते हैं एंटरप्रेन्योर्स, वो उसके लिए कॉपीराइट्स करा देते हैं, ट्रेडमार्क करा लेते हैं और उसके रॉयल्टीज़ भी इंजॉय करते हैं. So after the merits of capitalism, now we are going to discuss the demerits of capitalism. The very first point is inequality of distribution and wealth of income. So this is the system of Private Property Act means of increasing the inequality of income among the different classes. कैपिटलिज्म में क्यों इतनी इनइक्वालिटी है? अभी हमने देखा कि बहुत सारी मेरिट्स हैं कि कंज्यूमर सॉवरेनिटी मिलती है, कंपटीशन रहता है, इनोवेशन होते हैं, बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं कैपिटलिज्म के. ये पॉइंट एक नेगेटिव पॉइंट या डीमेरिट इसलिए है कैपिटलिज्म का क्योंकि जो प्राइवेट ओनर्स हैं, राइट, दे आर हैविंग द प्राइवेट ओनर्स जो कि रिच भी हैं. सोसाइटी को अगर हम बात करें ओवरऑल तो दो क्लास में डिवाइड हो जाता है यहाँ पे, ठीक है. एक वो सोसाइटी जो कि रिच हैं, दे आर हैविंग वेल्थ, दे आर हैविंग मनी एंड दे आर एक्चुअली द ओनर ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. एंड दूसरा क्लास वो जो कि पुअर है, जिनके पास ऑफर करने के लिए सिर्फ उनका लेबर है और कुछ नहीं है. तो इस तरह से जो सोसाइटी है बेसिकली वो दो क्लासेस में डिवाइड हो रहा है, जिसकी वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम है अमंग द इकोनॉमी, अगर हम पूरी इकोनॉमी की बात करें तो पूरी इकोनॉमी के जो डिफरेंट एरियाज़ हैं उनमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ और इनकम का, उसमें इनइक्वालिटी है. बिकॉज एक क्लास ऐसा है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और एक क्लास ऐसा है जिसके पास पैसा नहीं है. Okay, so in that way we can say there is lot of disturbance and there is lot of inequality of distribution of wealth and income. So let's see what is written here. Those who have wealth can obtain resources and start big enterprises, right? As I said, the property less classes have only their labor to offer. Profits and rents less classes have only their labors to offer, right? And wages are much lower. Thus, the property holders obtain a major share of national income. The common masses have their wages to depend upon, and although their number is overwhelming, their share of income is relatively much lower. जितना ही ज़्यादा नंबर है ऐसे लोगों का जिनके पास प्रॉपर्टीज़ नहीं है, जिनके पास केवल वेजेस हैं अपने लाइवलीहुड के लिए, जिनके पास केवल वेजेस के लिए वो डिपेंड हैं, उनका नंबर बहुत ज़्यादा है, उनका नंबर इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा है. लेकिन उनकी तरफ से अगर हम उनके शेयर ऑफ इनकम की बात करें सो दैट इज़ एक्चुअली वेरी लेस. दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम अंडर द कैपिटलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम. द नेक्स्ट पॉइंट इज क्लास स्ट्रगल एज इनएविटेबल इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. जो क्लास स्ट्रगल है वो हमारे कैपिटलिस्ट सोसाइटी में इनएविटेबल है. लाइक इट इज़ सर्टेन टू बी द क्लास स्ट्रगल अंडर द कैपिटलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम. अगर आप कैपिटलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम की बात करेंगे तो आप क्लास स्ट्रगल को इग्नोर नहीं कर सकते हैं. अगर हम प्रीवियस पॉइंट को कंसिडर करें कि बहुत इनइक्वालिटी है बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम, सो कंसिडरिंग दैट पॉइंट इफ वी टेक दिस पॉइंट, सो दिस इज एक्चुअली ट्रू कि क्योंकि सोसाइटी हमारी दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है, दी हैव्स और हैव नॉट्स, राइट. एक वो पार्ट है, एक वो प्रपोर्शन है जिसके पास जो बहुत रिच है, दे आर हैविंग दी लॉट ऑफ मनी, दे एक्चुअली they owns the means of production, and the other category which is not having the money, which is actually having the labor to offer only, and they are dependent on the wages. So इस तरह से क्लास स्ट्रगल को जो है आप इग्नोर नहीं कर सकते. क्लास स्ट्रगल इज एक्चुअली इनएविटेबल, वो होगा ही होगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में. Okay, so let's see what is written here. Some critics of capitalism consider class struggle as inevitable in a capitalist economy. Marxists point out that there are two main classes into which the capitalist society is divided. The haves, which are the rich propertied classes, own the means of production, and the have-nots, which constitute the wage-earning people, have no property. They are having no property. Okay, now coming towards the next point, social costs are very high. A capitalist economy industrializes and develops, but the social cost of the same are very heavy. Factory owners running after private profit don't care for the people affected by their production, and the environment is polluted because factory waste are not properly disposed of. Housing for factory labor is very rarely provided
is actually rarely provided with the result that slums grow around big cities. तो आपको समझ आ ही गया होगा एक्सप्लेनेशन कि सोशल कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, बिकॉज जो सोशल कॉज है एक तरह से उसको भूलते जाते हैं यहाँ पे प्राइवेट ओनर्स. उनका केवल एक ही एम है और वो एम है प्रॉफिट को अर्न करना. इसके लिए वो जहाँ पे भी ट्रीज़ हैं, जो ऐसी लैंड है जहाँ पे ना जो यूज़फुल लैंड है जिनका हम एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर सकते हैं बाकी चीज़ों के लिए, वहाँ पे फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश की जा रही हैं. प्लस तो आपने पहले तो जो लैंड पे ट्रीज थे आपने उनको हटाया, जहाँ पे फॉरेस्ट था आपने उनको हटाया, एक लॉस हुआ. दूसरा लॉस ये कि उस जगह पे जिस फैक्ट्री को इस्टेब्लिश किया गया उसके जो पॉल्यूटेंट्स निकल रहे हैं वो हमारे पूरे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं. प्लस बड़ा क्वेश्चन, थर्ड पॉइंट ये था कि हाउसिंग फैसिलिटी नहीं मिल रही थी फैक्ट्री ओनर्स को. ठीक है, सॉरी, फैक्ट्री ओनर्स जो है वो हाउसिंग फैसिलिटी नहीं दे रहे थे लेबर्स को, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो हमारा जो स्लम एरियाज था, बिग सिटीज़ के अराउंड जो स्लम एरियाज था वो बहुत बढ़ता जा रहा था. अगर फैक्ट्री लेबर्स को फैक्ट्री के जो ओनर्स हैं उनकी तरफ से ही प्रॉपर हाउसिंग फैसिलिटीज़ दी जाती तो इतने ज़्यादा स्लम एरियाज़ नहीं ग्रो करते. बट क्योंकि ऐसा नहीं हुआ तो स्लम एरियाज़ भी ग्रो कर गए. तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो सोशल कॉस्ट है इट इज़ एक्चुअली वेरी हाई अंडर द कैपिटलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, unnecessary multiplicity and too much competition. कंपटीशन था, ज़रूरी भी है कंपटीशन हर एक इकोनॉमी के लिए, बट अंडर द कैपिटलिज्म देयर इज अननेसेसरी कंपटीशन, राइट. कंज्यूमर हैव टू पे अ हाई प्राइस फॉर देयर फ्रीडम ऑफ चॉइस. Like they have the freedom of choice, the consumer sovereignty is there, but the consumer have to pay the high price for that, right. They have to pay the high price for the provision of variety, and there is sometimes too much competition leading to unnecessary high cost of production because competitors bid the prices of resources too high, and there is wasteful advertisement. Sometimes the substandard goods are highly advertised and the consumer is deceived. So this is the biggest problem with the capitalism. Now next is working class doesn't have adequate social security. जो वर्किंग क्लास है, जो दो पार्ट्स में सोसाइटी हमारे डिवाइडेड है, और वो क्लास सोसाइटी का जिसके पास केवल अपना लेबर है ऑफर करने के लिए, जो केवल वेजेस पे डिपेंडेंट है, उनको एडिक्वेट सोशल सिक्योरिटी भी नहीं मिल रही थी. ठीक है, जो रिच क्लास है जो एक्चुअली प्रोवाइड कर सकता था सोशल सिक्योरिटी, वो एक्चुअली में सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में. In capitalist economy, the working class doesn't have adequate social security, commodity. The factory owners don't provide for any pension, accident benefit, or the relief to the families of those who die in employment even, right? So जो लोग एम्प्लॉयमेंट में जिनकी डेथ हो जा रही थी, जिनका एक्सीडेंट हो जा रहा था, डिसेबल्ड हो जा रहे थे, जो लाइफ में अब कोई काम नहीं कर सकते, डिसेबल्ड हो गया, जो रिटायर हो गया, पेंशन नहीं मिल रही है उसको, तो ये सब कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनकी वजह से सोशल जो हमारा वर्किंग क्लास था उसके लिए कैपिटलिज्म इकोनॉमी एक्चुअली बहुत बड़ा डीमेरिट थी. एज अ रिजल्ट, विडोज एंड चिल्ड्रन हैव टू अंडरगो अ गुड डील ऑफ सफरिंग. Governments are not in the position to provide for adequate social security in overpopulated, less developed countries. क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में तो है ही नहीं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को या कोई डिसीजन लेने की पावर. ठीक है, तो यही हमारा फीचर था कैपिटलिज्म का. सो यही एक तरह से डीमेरिट बन गया है कैपिटलिज्म के लिए. ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट वी आर हैविंग इन द लिस्ट इज स्लो एंड अनबैलेंस्ड ग्रोथ. फ्री मार्केट इकोनॉमी में वर्क ऑटोमेटिकली बट द रेट ऑफ ग्रोथ इज रेदर स्लो. ऐसा लगता है कि फ्री मार्केट इकोनॉमी में जो रेट होगा, रेट ऑफ ग्रोथ, वो बहुत ज़्यादा हाई होगा, बहुत जल्दी इकोनॉमी ग्रो कर जाएगी, जीडीपी बहुत हाई होगा, नेशनल इनकम बहुत ज़्यादा होगी लोगों की, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है. मोर एवर, एज द इकोनॉमी प्रोग्रेसेस देयर इज नो ऑल अराउंड डेवलपमेंट. सम एरियाज डेवलप मच फास्टर while other remains backward, and industries may expand fast while there may be poverty in agriculture. So इंडस्ट्री बहुत जल्दी एक्सपैंड कर रही है, जबकि हो सकता है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर हो वो एक्चुअली नहीं काम कर पा रहा हो. ठीक है, और जो इंडस्ट्रीज़ का सेटअप हो रहा है, जो फैक्ट्री सेटअप भी हो रही हैं एक्चुअली, वो हर जगह पे सेम बैलेंस्ड ग्रोथ नहीं है हर जगह पे.
कोई ऐसा एरिया जहाँ पे इजीली ट्रांसपोर्टेशन, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज ओपन हो गई। और कुछ ऐसा एरिया जहाँ पे बिल्कुल भी फैक्ट्रीज नहीं है, तो क्या है कि ओवरऑल इकोनॉमी का ग्रोथ ऐसे नहीं हो पाएगा। ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ तभी हो पाएगा जब आप हर एरिया पे फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करो, हर जगह पे आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करो, हर जगह से आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो वो पूरी इकोनॉमी का ओवरऑल डेवलप्ड हो, तभी बैलेंस्ड ग्रोथ होती है। लेकिन ऐसा कुछ भी कैपिटलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम में नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट इज नो बार्गेनिंग कैपेसिटी ऑफ लेबरर्स, हेंस एक्सप्लॉयटेशन। क्योंकि लेबरर्स के पास में बार्गेनिंग कैपेसिटी नहीं थी, इसलिए उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता था। बार्गेनिंग कैपेसिटी कब लो होती है लेबर्स की? अगर आपको याद हो तो जब हमने टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ा था तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था, जब लेबर की सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कंपैरेटिवली मार्केट में कम है, तो उस केस में क्या होता है कि बार्गेनिंग कैपेसिटी लेबर की बहुत लो हो जाती है कि भाई आप अगर तैयार नहीं हो इस रेट पे काम करने के लिए, सो वी हैव अदर ऑप्शंस। सो इन दैट केस लेबर इज एक्चुअली हैविंग नो बार्गेनिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो जब कोई बार्गेनिंग कैपेसिटी नहीं है, आपको लो कॉस्ट पे रखा भी गया है, वेजेस भी कम दी जा रही है और एक्सप्लॉयटेशन भी हो रहा है कि अगर आप कुछ भी अगेंस्ट बोलोगे तो सिंपली दे विल रिप्लेस यू, राइट। So in a capitalist economy, workers are often paid a wage rate below their productivity, and this is because they don't have the bargaining power to get their due from the richer capitalist. Women and children are often paid a very low wage rate, and there is no equal pay for equal work. As our law supports the equal pay for equal work, but capitalism economic system में there was no such scene. Next point is unemployment and underemployment. A capitalist economy has always some unemployment because the market mechanism is slow to adjust to the changing condition. जो market mechanism रहता है capitalist economic system में, वो थोड़ा सा स्लो रहता है चेंजिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन रहता ही रहता है। एंड बिजनेस फ्लक्चुएशन ऑल्सो रिजल्ट इन अ लार्ज पार्ट ऑफ द लेबर फोर्स गोइंग अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग डिप्रेशंस। डिप्रेशन, जब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का टाइम आता है, तो जो डिफ्लेशन या डिप्रेशन का टाइम आता है उस टाइम पे जनरली बहुत ज़्यादा ही अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। सो नॉट ओनली दिस, वर्कर्स आर नॉट एबल टू गेट फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट अंडर बूम कंडीशन। जो नॉर्मल सिचुएशन थी उसमें भी फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पा रहा था जब तक कि बूम की सिचुएशन नहीं आती थी। जैसे भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ खुल गई हैं, कुछ बिल्कुल ही नया हुआ है। सो ऐसा हमेशा तो पॉसिबल नहीं होता ना कि हर साल या 2 साल में कुछ नया हो। ऐसा ये सिचुएशन डिकेड्स में आती है कि बहुत ही बूम कंडीशन हो। तो अगर ऐसा होगा तो जनरल सी बात है कि अगर हम कॉमन टर्म में बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट बना ही रहेगा। ओके, सो द लास्ट इज कंक्लूजन। अब हमने मेरिट्स भी देख ली और डीमेरिट्स भी देख ली, तो कंक्लूजन क्या है? Economists are now agree that there are certain imperfection in a free enterprise economy which must be corrected, and the government must come out to regulate the economic machine so that it doesn't run down occasionally. Government has a positive role to play in promoting unemployment, price stability and orderly growth. तो कंक्लूजन क्या निकलता है? बेसिकली इकोनॉमिस्ट ने ये कहा कि कुछ इम्परफेक्शंस थे फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी में जिन्हें करेक्ट करना ज़रूरी है। ठीक है, इसके लिए ज़रूरत क्या है कि गवर्नमेंट इंटरवीन करे, जो इकोनॉमिक मैकेनिज्म है उसको थोड़ा सा गवर्नमेंट रेगुलेट करे, जिससे कि जो इम्परफेक्शंस हैं या जो इतने भी डिमेरिट्स हमने देखे कैपिटलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम को, उनको कहीं ना कहीं रिड्यूस किया जा सके। और गवर्नमेंट को ज़रूरी है कि वो एक पॉजिटिव रोल प्ले करे इन प्रमोटिंग द अनएम्प्लॉयमेंट, in promoting the employment actually, and to reduce the unemployment and to promote the price stability and orderly growth. जो unbalanced regional growth है, इसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ज़रूरी है। जो बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट है, जो प्राइस स्टेबिलिटी नहीं है, फ्लक्चुएशन इज़ वेरी हाई, तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ज़रूरी है। अदरवाइज कैपिटलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम इज़ गुड। कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम की अगर हम पॉजिटिव साइड देखें तो वो अच्छा ही होता है, बट व्हेन इट कम्स टू नेगेटिव तो हमें पता चलता है कि हाँ क्या क्या इसमें एक्चुअली कमियां हैं। तो कमियों को अगर हम दूर कर दें तो डेफिनेटली हम उस सिस्टम को अच्छा बना सकते हैं। ओके,
सो इट वॉज ऑल अबाउट द कैपिटलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम. आई होप आपको समझ आया होगा. और कोई भी क्वेश्चंस अगर क्वेरी हैं आपके माइंड में आती हैं तो यू कैन सिंपली पुट योर क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स. आई एम गोइंग टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेरी. ओके, थैंक you everyone for watching this session, and the upcoming topic for the next session is socialism or socialist economy. Okay, starting में मैंने बताया था कि economic system तीन तरह के हैं, socialism, capitalism, socialism and the mixed. Okay, तो capitalism हमने आज discuss कर लिया है. Now the next is turn for the socialism economic system. Okay, thank you everyone. Keep sharing this video and don't forget to like, subscribe and share the video. Thank you all. See you in the next session.